सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः जून के पहले सप्ताह में श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के आधार शिविर पवित्र शहर कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि पार्टी नेता आकाश आनंद की राजनीति यात्रा के उतार चढ़ाव और पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में उनकी हाल की नियुक्ति को लेकर कुछ बेचैनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के लोगों को राज्य की 11वीं स्थापना दिवस पर बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि विकास के बुनियादी मुद्दों से भावनात्मक और ध्रुवीकरण वाले विषयों की ओर ध्यान भटकाना बीजेपी की राजनीति की पहचान है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में कॉल सेंटर में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां भेजी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी है। लगातार भारी बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए और केंद्र की ओर से प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ी। एयर इंडिया और एयर मॉरिशस ने अपनी कोड शेयर साझेदारी का विस्तार करने की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा सोलन पहुंचेंगे, जहां वे तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। मिजोरम में भारी बारिश के कारण सोमवार को सभी स्कूल बंद रहे। वर्षा की वजह से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, मिट्टी धंसने, चट्टानें गिरने और जलभराव की घटनाएं सामने आई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और राजस्थान ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक का 58 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लिया। 4 दशक बाद भारत में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरपूर है। उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एविएशन नीति, नवाचार और समावेशी विकास में वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी बन चुका है। आईटा की 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में मैं आप सब अतिथियों का भारत में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं, उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे
उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है, और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंट डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है कि इसमें भी समय है, लेकिन ये बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस वार्ता में दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब बदलाव केवल शब्दों में नहीं, जमीन पर भी नजर आ रहा है। सरकार दिल्ली की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। वर्मा ने बताया कि हर योजना और परियोजना नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। वहीं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय के कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बड़े नालों की सफाई और बरसात के दौरान जनता को परेशानी से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 100 दिन पूरे हो गए हैं। पिछले 100 दिन में जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म एक जो हमको दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि कोई भी ब्लेम गेम नहीं हो रहा है। अब हम भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो जनता जो भी काम बोलती है तो हमारा एक ही जवाब होता है कि ये काम हमारा है। चाहे वो एमसीडी का काम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार से या भारत सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, क्योंकि अभी तीनों जगह पर भाजपा की सरकार है, इसलिए बहुत ही गर्व के साथ में हम कहते हैं कि ये काम हमारा है। कोई भी काम का दोषारोपण, कोई भी काम की जिम्मेदारियां दूसरों पर नहीं टालते हैं। ये इस सरकार का सबसे बड़ा, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार में रिफॉर्म आया है, जो कि जनता द्वारा लाया गया है। ये सरकार द्वारा नहीं लाया गया, ये जनता द्वारा लाया गया है। मैं सबसे पहले अगर INFC डिपार्टमेंट जो मेरे पास है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, अगर उसके बारे में बात करूं तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का काम है कि जो दिल्ली में बड़े बड़े नाले हैं, उन नालों को साफ रखना, जो कि पिछले 20 साल से 25 साल में जिन नालों की गाद नहीं निकाली गई थी, और हम ये देखते थे कि जब भी बारिश के समय में अगर तेज़ बारिश आती थी तो लोगों के घर में पानी आ जाता था, और ये बहुत ही आम एक शिकायत बन गई थी कि हमारे घर में सीवर का पानी आ गया है। अभी नालों की गाद निकालना स्टार्ट हुआ और 15 लाख मेट्रिक टन अभी तक सिल्ट उसमें से निकाली गई है। इसमें जो हमारे पास में मशीनें चलती हैं वो लगभग सारी मशीनें हमारे डिपार्टमेंट की अपनी हैं।
हमने कुछ इसमें नई मशीनें भी अभी खरीदी हैं और क्योंकि 22 नाले हमें अभी एमसीडी से मिले हैं, जो अभी कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं, 22 नाले और हमें मिले हैं, तो हमारी जो इसमें कर्मचारियों की संख्या थी वो भी कम थी, तो अभी हमने 156 नई पोस्ट इसमें सैंक्शन करी हैं ताकि सारे नालों की अच्छे से निगरानी हो सके। दूसरा काम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है कि यमुना को साफ रखना, यमुना से भी गाद को निकालना। और हम देखते थे आईटीओ बैराज पर पीछे फ्लड में देखा कि जैसे गेट बंद हो जाते थे और आर्मी तक वहाँ पे बुलानी पड़ी थी। इस बार वो सारे गेटों की मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस और दोबारा कभी ऐसा भविष्य में ये ना हो और दिल्ली में कभी भी फ्लड जैसी सिचुएशन ना हो, इसके बारे में हमने पिछले 100 दिनों में पूरा काम किया है। जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं जैसे बारापुला नाला है, सुनहरी पुल, कुशक नाला है, तैमूर नगर नाला है, ये सारे नालों का चौड़ा करने का काम हमने किया है। इनमें से गाद निकालने का काम किया है, इनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाने का काम किया है, ताकि अगर ये नाले ही रुक जाएंगे तो दिल्ली का सारा सीवर का पानी जो ये नालों के द्वारा में जाता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो दिल्ली में बारिश के समय में बहुत ही भयंकर स्थिति हम हमेशा देखते थे। पहले जो भी सड़क बनती थी उसके जो 4-5 काम होते थे सड़क के ऊपर में, सबके अलग अलग टेंडर होते थे, अलग अलग एजेंसी काम करती थी। अब हमने एक अच्छा काम ये किया पीडब्ल्यूडी में, और इसको हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे कि जो अब नए टेंडर होंगे उसमें 5 काम का एक ही टेंडर होगा, यानी एक ही टेंडर में 5 काम होंगे, एक ही एजेंसी सारे काम करेगी। पश्चिम जिला पुलिस ने मई 2025 के दौरान अपराध और उपद्रवियों के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत पुलिस ने सड़कों पर अपराध करने वालों, संगठित अपराधियों तथा सार्वजनिक स्थलों पर शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। पश्चिम जिला के पुलिस उपायुक्त डीसीपी विचित्रवीर ने बताया कि इस विशेष अभियान में कुल 130 सड़क अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 15 लुटेरे, 42 झपटमार, 17 सीनमार तथा 56 चोर शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ साथ पुलिस ने 11 लूट, 32 झपटमारी, 14 सेंधमारी और 55 चोरी के मामलों का समाधान भी किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नकद राशि, 55 मोबाइल फोन, 6 सोने की चेन, 7 दोपहिया स्कूटर, 1 मोटरसाइकिल तथा अन्य कीमती वस्तुएं बरामद की हैं। सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 37 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 2 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 36 धारदार हथियार बरामद किए गए। आबकारी अधिनियम के 30 मामलों में 13,500 से अधिक शराब की बोतलें जब्त की गई। जुआ अधिनियम के तहत 12 मामलों में 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 3,88,100 की नगद राशि जब्त की गई। मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2 तस्करों को पकड़ा गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस ने 1200 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान करने के आरोप में कार्रवाई की। साथ ही भारत दंड संहिता की धारा 126/170 के तहत 550 से अधिक व्यक्तियों, धारा 126/169 के तहत 62 व्यक्तियों तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धाराओं 92, 93, 97 के तहत 5 शरारती तत्वों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की गई। इस माह के दौरान कुल 25 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो न्यायालय की कार्यवाही से अनुपस्थित होकर फरार चल रहे थे। पुलिस उपायुक्त विचित्रवीर ने स्पष्ट किया कि पश्चिम जिला पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। पश्चिम जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति दिल्ली अभियान के तहत आज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेमिनार हॉल में सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय लक्ष्मी कानवत ने किया। बैठक में पश्चिम जिले के सभी एसडीपीओ भी उपस्थित रहे। इस विशेष अभियान के तहत पश्चिमी जिले के 100 से अधिक स्कूलों के प्राचार्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में स्कूली छात्रों में बढ़ रही नशे की लत और अन्य बुरी आदतों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब समय समय पर छात्रों के नशे की लत में शामिल होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
जिला के डीसीपी विचित्रवीर आईपीएस ने बताया कि पश्चिमी जिला पुलिस ने स्कूलों से सीधे संवाद स्थापित कर जानकारी एकत्र करने की रणनीति बनाई है, ताकि इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जा सके। प्राचार्यों को इस दिशा में सतर्क रहने और विद्यार्थियों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर समय रहते हस्तक्षेप करने की अपील की गई। बैठक में यह भी आश्वासन दिया गया कि स्कूलों की आवश्यकता अनुसार पुलिस द्वारा काउंसलिंग सत्रों का आयोजन कराया जाएगा, जिससे छात्रों को सही मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके। इस पहल का उद्देश्य न केवल नशे की प्रवृत्ति को रोकना है, बल्कि एक सुरक्षित, स्वस्थ और सकारात्मक स्कूल वातावरण को बढ़ावा देना भी है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कहा कि बंगाल, जिसने कभी पूरे देश को ज्ञान, विज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम में मार्गदर्शन दिखाया, आज ममता सरकार में भ्रष्टाचार, बम धमाकों और महिलाओं पर अत्याचार का केंद्र बन गया है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। दीदी, मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया।
मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दें। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में दिव्यांगन समाज द्वारा आयोजित दिव्यांगन महाकुंभ 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज को जागरूक, संगठित और शिक्षित बताते हुए आयोजन के लिए समाज के प्रतिनिधियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई समाज समर्पित होकर कार्य करता है तो उससे राष्ट्र का भी कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन धरती में प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज द्वारा आयोजित दिव्यांगन महाकुंभ 2025 में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस महाकुंभ में हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए। कोई समाज अगर संगठित होता है तो उससे समाज का ही भला नहीं होता है, बल्कि पूरे राष्ट्र का भला होता है। अगर समाज संगठित होता है तो उससे राष्ट्र भी मजबूत होता है। और इस तरह का महाकुंभ का आयोजन करके आप लोग निश्चित रूप से आपको समाज को तो मजबूती मिलेगी ही, लेकिन इससे हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। और ये सब निरंतर चलते रहना चाहिए। सम्मेलन, महासम्मेलन, कुंभ, महाकुंभ, ये सब चलते रहना चाहिए। मिलना जुलना होता है, समाज और आगे कैसे मजबूत हो, कैसे हमारे बच्चे और आगे शिक्षा में जाएं, ये सब के लिए विचार विमर्श होता है और एक रास्ता खुलता है। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। अभी कल ही हम लोग का सुशासन त्योहार समाप्त हुआ है। आप लोग 1.5 साल पहले आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं और उस समय आप सबको ख्याल है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर आप लोगों के बीच में वादा करके गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सारे विकास के काम होंगे। और उन वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम लोग का सौभाग्य है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो मतलब कोई योजना इस देश में लागू करते हैं तो पीछे पड़ के उसको पूरा भी करवाते हैं। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर फिर हमला बोला है। नेता विपक्ष और कालकाजी विधायक अतिशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट नीति के बिना दखल देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार बिना अभिभावकों की राय लिए सिर्फ दिखावे के लिए बिल ला रही है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
प्राइवेट स्कूल्स ने बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बचा जिसने 30%, 40%, 60%, 80% अपनी फीस ना बढ़ाई हो। तरह तरह के नए चार्जेस डाल दिए गए, कहीं पे एसी का चार्ज, कहीं पे स्विमिंग का चार्ज, कहीं पे एक्टिविटी क्लासेस का चार्ज। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त हो चुका है क्योंकि वो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। 40-40 डिग्री में माता पिता स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। माता पिता कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आखिर कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर नहीं पास करती है तब तक हम कैसे निर्देश दे सकते हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की साठगांठ है, जिसकी वजह से बेलगाम तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने रोकी नहीं है। लेकिन क्योंकि माता पिता का इतना दबाव रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखावा करना जरूरी था। तो उन्होंने कहा हम कानून लेकर आएंगे, फी हाइक को रोकने का कानून लेकर आएंगे, विधानसभा में बिल लेकर आएंगे। लेकिन चुपचाप बिना कोई कंसल्टेशन किए, बिना माता पिता से सुझाव मांगे, बिना उन वकीलों से जो सालों से लड़ते आए हैं फी हाइक के खिलाफ, किसी से भी बिना पूछे, किसी को कानून बिना दिखाए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी को ये बिल की कॉपी, कानून की कॉपी देखने नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये कानून सिर्फ एक आई वॉश के माध्यम से लेके आ रहे हैं, दिखावे के लिए लेके आ रहे हैं, वो फीस कम करने के लिए नहीं, प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए लेके आ रहे हैं। वरना आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पॉलिसी आ रही है, इतना महत्वपूर्ण कानून आ रहा है, लेकिन उस पर कोई राय मशवरा ना हो। लेकिन मैं दिल्ली वालों को, खास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आएगी। चाहे अभी तक किसी को कानून देखने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये कानून दिल्ली विधानसभा की पटल पर पेश होगा और उस दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों के वोटों से चुने हुए 22 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हम पहले भी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।